नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी पंजाब और यूपी विधानसभा चुनावों की वोटिंग के बीच यूपी में तेज होते चुनाव प्रचार की। जानेंगे यूपी में जनता क्यों खदेड़ रही है बीजेपी के उम्मीदवार, मोदी सरकार के खिलाफ कैसे एकजुट हो रहा है विपक्ष। बात करेंगे टीएमसी नेताओं के पीके पर निशाने की, यूक्रेन रूस में बढ़ते तनाव की, और बुलेटिन के आखिर में बात चुनाव प्रचार को लेकर चुनाव आयोग के बड़े संकेतों की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली आयुक्त का मामला पहुंचा हाईकोर्ट। लोक आयुक्त की नियुक्ति के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल। दिल्ली सरकार को 1 महीने में लोक आयुक्त नियुक्त करने के आदेश। हिंदुत्व को लेकर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर निशाना। शिवसेना हिंदुत्व की समर्थक, लेकिन हमारे हिंदुत्व का मतलब बदला लेना नहीं है। एयर इंडिया के नए सीईओ इल्कर अय्यासी की जांच कराएगी सरकार। रॉ की ली जा सकती है मदद। टाटा ग्रुप को सौंपी जा चुकी है एयर इंडिया। एनसीबी अफसर समीर वानखेड़े पर एफआईआर दर्ज। होटल का लाइसेंस पाने को सही उम्र न बताने का आरोप। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पंजाब के 117 और यूपी की 59 सीटों पर आज वोटिंग का काम पूरा हो गया। यूपी में कई स्थानों पर ईवीएम में खराबी की शिकायतें आईं, तो कई स्थानों पर सपा का बटन दबाने पर फूल के पक्ष में वोट जाने की खबरें भी सुनाई दी। पंजाब में कुछ स्थानों पर दो दलों के समर्थक आमने सामने आ गए, तो वोटिंग खत्म होने से पहले पंजाब में नए राजनीतिक समीकरण के संकेत भी मिलने लगे हैं। तो आज कहां कितनी हुई वोटिंग, देखिए ये रिपोर्ट। यूपी की 59 विधानसभा सीटों के साथ पंजाब की सभी 117 सीटों पर आज वोटिंग हुई। पंजाब में करीब 70% और यूपी में 64% की करीब वोटिंग हुई। पंजाब में 2 दिन घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। कहीं कहीं दो दलों के लोग आमने सामने आ गए, लेकिन सुरक्षा बलों ने मौके पर ही स्थिति को नियंत्रित कर लिया। इस बीच अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया ने दावा किया कि यदि अकाली बीएसपी गठबंधन को बहुमत नहीं मिला तो वो बीजेपी से हाथ मिलाने के लिए तैयार है। मजीठिया के बयान से अकाली दल की कमजोरी भी सामने आती दिख रही है। विरोधी दल चुनावों से पहले ही इसे अकालियों की ओर से अपनी हार स्वीकार करना बता रहे हैं। आज के मतदान में पंजाब की गिदड़बाहा सीट पर सबसे ज्यादा करीब 83% वोटिंग हुई है। इसके अलावा अमृतसर ईस्ट पर 58% मतदान हुआ। यहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का मुकाबला अकाली दल के बिक्रम मजीठिया से है। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की सीट चमकौर साहिब में 73% और भगवंत मान की धूरी सीट पर 72% के करीब वोटिंग हुई। पंजाब के अलावा यूपी में तीसरे चरण के लिए 59 सीटों पर भी आज वोटिंग हुई। वोटिंग के दौरान दिन भर सपा कार्यकर्ताओं की ओर से चुनाव आयोग में शिकायतें भेजी जाती रही। अधिकांश शिकायतों में दावा किया गया कि साइकिल का बटन दबाने पर फूल को वोट जा रही है। एक बूथ पर तो साइकिल का निशान ही नहीं था। इसके साथ ही प्रशासन पर भी सपा ने सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में मतदान प्रभावित करने का आरोप लगाया है। करहल के 2 बूथों पर मतदाताओं को रोकने की शिकायतें भी की गई। इस बीच कानपुर की मेयर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कानपुर की मेयर और बीजेपी नेता प्रमिला पांडे ने चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए वोट डालने का वीडियो वायरल किया है। ललितपुर में सबसे ज्यादा 72 सीटों पर वोटिंग। जसवंत नगर में 65% और करहल में 67% वोटिंग हुई। जसवंत नगर से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि करहल में 2 सांसदों के बीच लड़ाई है। यहां से सपा चीफ और आजमगढ़ से पार्टी सांसद अखिलेश यादव का मुकाबला मोदी सरकार में मंत्री और फिरोजाबाद से बीजेपी सांसद एसपी सिंह बघेल से है। तीसरे चरण के मतदान के बाद सपा ने बहुमत के करीब पहुंचने का दावा किया है। यूपी में 3 चरणों की वोटिंग पूरी होने के बाद अब सभी दलों ने चौथे चरण के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। चौथे चरण के लिए कल यानी 21 फरवरी को शाम 6 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। 5 राज्यों में से गोवा, उत्तराखंड के बाद अब पंजाब में भी वोटिंग का काम पूरा हो गया है। यूपी में अभी 4 चरण की वोटिंग बची हुई है, इसलिए सभी दलों ने अब उन सीटों पर प्रचार तेज कर दिया है जहां चौथे और 5वें चरण में वोटिंग होनी है। आज पीएम मोदी बीजेपी की ओर से मैदान में उतरे तो सपा की ओर से अखिलेश यादव ने कमान संभाले रखी। कांग्रेस और बीएसपी ने भी अपना प्रचार तेज कर दिया है। यूपी विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का शोर अब थम चुका है। अब चौथे चरण की बारी है। चौथे चरण में 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान होगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव जोर शोर से प्रचार
कर रहे हैं। आज अखिलेश यादव उन्नाव में थे। उन्नाव से हुंकार भरते हुए अखिलेश ने बीजेपी पर तंज कसते हुए बेरोजगारी, महंगाई और किसानों को लेकर कहा कि हवा आज बहुत तेज चल रही है। आज हवा के सामने हेलीकॉप्टर भी धीमे उड़ रहा था, लेकिन साइकिल की रफ्तार बहुत तेज है। हमारे बाबा सीएम ने नौजवानों के सपने तोड़ दिए। बाबा सीएम 24 घंटे काम करते हैं, इसलिए इतने लोग बेरोजगार हैं। यूपी का विकास भाजपा ने रोका है। इनका हर वादा जुमला निकला। बीजेपी अगर सत्ता में आई तो 200 रुपए बेचेगी पेट्रोल। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ धर्म और जाति की राजनीति करती है। बीजेपी की धर्म और जाति की राजनीति पर आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी तंज कसा है। रायबरेली में रैली के दौरान प्रियंका ने बीजेपी को कड़े शब्दों में कहा कि एक तरफ प्रदेश में हुनर है, नौजवान है, उपजाऊ जमीन है, दूसरी तरफ किसानों की परेशानी, महिलाओं पर अत्याचार, बेरोजगारी, दलितों पर अत्याचार है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि जो राजनीति आपके सामने आई है वो सिर्फ आपको गुमराह करने वाली राजनीति है। जो नेता है वो समझ नहीं रहे हैं कि उनका काम क्या है। वे सोच रहे हैं कि 5 साल बाद यहाँ आएंगे, धर्म की बात करेंगे, आपके जज्बातों को उभारेंगे, आपको असुरक्षित महसूस करवाएंगे, आपकी जाति की बात करेंगे और आपका वोट पालेंगे। इस बार प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। वहीं जीत का दावा तो बीजेपी भी कर रही है। पीएम मोदी आज हरदोई और उन्नाव दोनों ही जगह ये कहते हुए नजर आए कि इस बार पूर्ण बहुमत से बीजेपी सत्ता में आएगी। वहीं जीत का दावा करने के साथ साथ मोदी ने सपा और कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। 5 साल पहले माफियावादियों ने यूपी का क्या हाल बना दिया था। व्यापारियों को व्यापार करने में डर लगता था। राहजनी, छिनैती, लूट आम बात हो गई थी। बुरी तरह से चुनाव हार रहे घोर परिवारवादी लोग अब जात पात के नाम पर जहर बो रहे हैं। पिछली सरकारों ने सिर्फ अपना घर रोशन किया है, वो आज आपसे झूठे वादे कर रहे हैं। पीएम मोदी ने सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा कि उनके शासन में गांव-गांव तक बिजली पहुंची है। पीएम की तारीफों के बाद सीएम योगी ने भी बढ़ चढ़कर अपने कामों का बखान जनता के सामने किया और जनता भी थी लखीमपुर खीरी की। जी हाँ, आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखीमपुर खीरी की जनता को मनाने के लिए अपने काम गिनवा रहे हैं। जनता को संबोधित करते हुए योगी ने कहा कि 2017 के पहले आस्था के साथ किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में खिलवाड़ होता था ये सबने देखा है। उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू लग जाते थे, अराजकता का तांडव होता था, गुंडागर्दी चरम पर थी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं होता, कोई कर्फ्यू नहीं लगा। उत्तर प्रदेश में आज कावड़ यात्रा निकलती है, हर हर बम बम का नारा लगाकर निकलते हैं। आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। योगी का ये भाषण लखीमपुर की जनता को कितना लुभा पाता है ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन इस बार जो लोगों का रुझान सामने आ रहा है उसमें साफ देखा जा रहा है कि जनता इस बार बदलाव चाहती है। जनता इस बार धर्म की राजनीति नहीं बल्कि काम की राजनीति चाहती है। अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि चौथे चरण में ही सपा को बहुमत मिल जाएगा और बीजेपी के बूथों पर 7वें चरण में भूत नाचेंगे। लेकिन इससे पहले ही बीजेपी उम्मीदवारों का खदेड़ा शुरू हो गया है। दिग्गज नेताओं की रैलियों में ही बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। बीजेपी की रैलियों में भीड़ दिखाई नहीं दे रही है, उल्टा जनता का गुस्सा जरूर सामने आ रहा है। यूपी में चौथे चरण का चुनाव प्रचार रफ्तार पकड़ चुका है। पश्चिम से पूर्वांचल तक विधानसभा चुनाव का शोर है। अयोध्या में बीजेपी और सपा समर्थकों में भिड़ंत और बवाल के बाद गाजीपुर में ऐसे नजारे आम हैं। गाजीपुर के सैदपुर से बीजेपी प्रत्याशी सुभाष पासी के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रही उनकी पत्नी रीना पासी के काफिले को गांव में घुसने से रोक दिया गया। रानी पासी के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह भी मौजूद थे। सादात थाना क्षेत्र के इकरा कुणवा गांव में लोगों ने बीजेपी और सुभाष पासी के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। बीजेपी नेताओं ने विरोध किया तो गांव वाले भड़क उठे। ग्रामीणों का गुस्सा देख बीजेपी नेता भाग निकले। गुस्साए ग्रामीणों ने बीजेपी समर्थकों की कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। सुभाष पासी बीजेपी से जाने से पहले सपा में थे। पासी के अलावा बीजेपी के 1 दर्जन से ज्यादा उम्मीदवारों को इस तरह के विरोध का सामना करना पड़ा है। यूपी में 3 चरणों का मतदान हो चुका है, लेकिन बीजेपी नेताओं का विरोध कम नहीं हो रहा है। ऐसे ही एक विरोध का सामना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी करना पड़ा, जब उनकी जनसभा में रोजगार के मुद्दे पर नारेबाजी होने लगी। राजनाथ सिंह ने जैसे ही मंच से अपना भाषण शुरू किया, वैसे ही कुछ युवा सेना में भर्ती को लेकर नारेबाजी करने लगे। मामला उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले का है। रक्षा मंत्री बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार करने आए थे। यूपी में
बीजेपी की मुश्किलों के बीच अब पूरे देश में उसके लिए मुसीबत बढ़ती दिख रही है। विपक्षी दलों का महामोर्चा तैयार करने की तैयारी शुरू हो गई है। आज तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की मुंबई में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और एनसीपी चीफ शरद पवार से मुलाकात हुई। तो क्यों ये मुलाकात बढ़ा रही है बीजेपी की चिंता? देखिए ये रिपोर्ट। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अक्सर तंज भरे हमले करते रहते हैं। केसीआर अपने एंटी मोदी के एजेंडे के साथ आज महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे और एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार से मुंबई में मिले। इस मुलाकात को 2024 के आम चुनावों में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए एक गैर कांग्रेसी मोर्चा बनाने की कोशिशों के तौर पर देखा जा रहा है। इसी के तहत तेलंगाना के सीएम क्षेत्रीय दलों के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। तेलंगाना राष्ट्र समिति के प्रमुख केसीआर से उद्धव ठाकरे ने लंच पर मुलाकात की और इसके बाद केसीआर ने शरद पवार से मुलाकात की है। इन मुलाकातों को लेकर मुंबई में कई जगहों पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के पोस्टर का स्वागत करने वाले पोस्टर लगाए गए थे। पोस्टर में सीएम राव, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे की तस्वीर नजर आई। केसीआर की इस कवायद को लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा था कि राव ने देश को विभाजनकारी ताकतों से बचाने के लिए सही समय पर आवाज उठाई है। सीएम राव के साथ उनकी बेटी और विधान परिषद सदस्य के कविता और पार्टी सांसद जे संतोष कुमार, रंजीत रेड्डी और बीबी पाटिल भी मुंबई दौरे पर हैं। के चंद्रशेखर राव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इन्हें देश की सत्ता से बाहर किया जाना चाहिए, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए राजनीतिक ताकतों को एक साथ आने का भी आह्वान किया था। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों को एक साथ लाने की कोशिशों के तहत केसीआर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने की भी योजना बना रहे हैं। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने केसीआर की पहल को समर्थन दिया था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी कहा था कि गैर एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री जल्द ही दिल्ली में एक सम्मेलन करेंगे। अब केसीआर की एंटी बीजेपी को लेकर चल रही इस कवायद को 2024 की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी की चिंता विपक्ष के बनने वाले महागठबंधन ने बढ़ा रखी है, तो दूसरी ओर टीएमसी की चिंता उसके अपने ही बढ़ा रहे हैं। पार्टी के अंदर पीके का विरोध बढ़ता जा रहा है। खासतौर पर निकाय चुनावों में पीके की रणनीति पर पार्टी के सांसदों ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। पीके भी टीएमसी से दूरी बनाते दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या पीके और टीएमसी का रिश्ता अब टूट चुका है? पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जिस प्रशांत किशोर ने ममता बनर्जी की पार्टी को महाविजय हासिल करवाई थी, वही पीके और टीएमसी के बीच रिश्ते तल्ख होते नजर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए सूबे में पिछले कई दिनों से आईपैक और टीएमसी के बीच तकरार चल रही है। उसी कड़ी में अब एक बार फिर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी के बागी तेवर सामने आए हैं। इस बार उन्होंने प्रशांत किशोर पर निशाना साधा है। दरअसल पश्चिम बंगाल में निकाय चुनाव के लिए चुनाव प्रचार चल रहा है और उसी के चलते टीएमसी सांसद हुगली में चुनाव प्रचार करने पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक के लोग कहां हैं? जिन लोगों ने खोज कर कैंडिडेट के नाम दिए थे, वो लोग अब कहां गए? मैदान में क्यों नहीं उतरते? इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि बाजार में उतरना तो मुझे ही पड़ रहा है, मुझे ही मेहनत करनी पड़ रही है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि दलाली के समय तो बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन काम हम लोग ही आएंगे। ये पहली बार नहीं है जब पीके और टीएमसी के बीच अनबन की खबरें सामने आई हों। इससे पहले भी जब टीएमसी नेताओं ने प्रशांत पर निशाना साधा था, तो प्रशांत किशोर ने भी अपने तल्ख तेवर दिखाए थे। उन्होंने ममता को मैसेज में लिखा कि आईपैक बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय में टीएमसी के साथ काम नहीं करना चाहता है। इसके जवाब में ममता ने लिखा, थैंक यू। आपको बता दें कि बंगाल में निकाय चुनाव में प्रत्याशियों के टिकट बंटवारे को लेकर ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी में मतभेद की भी खबरें सामने आई थी। पार्टी के इन दोनों वरिष्ठ नेताओं में मतभेद पैदा होने से अंतर्कलह भी बढ़ती जा रही थी। इसके लिए कई नेताओं ने सीधे तौर पर प्रशांत किशोर को जिम्मेदार ठहराया था। ऐसे में अब एक बार फिर प्रशांत और टीएमसी के बीच चल रही अनबन तेज होती नजर आ रही है। ऐसे में क्या होंगे इसके नतीजे, ये देखना दिलचस्प होगा। पीके और टीएमसी के रिश्ते बिगड़ते दिख रहे हैं। अब ये रिश्ते सही होंगे या पूरी तरह से अलग होते हैं, ये जल्द ही सामने आ जाएगा। लेकिन दुनिया की नजरें रूस और यूक्रेन के खराब हुए रिश्तों पर लगी हुई हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच अब बड़ी लड़ाई की तैयारी दिख रही है। दावा किया जा रहा है कि अगर लड़ाई शुरू हुई तो ये विश्व युद्ध का भी रूप ले सकती है। यूक्रेन रूस विवाद के चलते दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बढ़ती जा रही है। तमाम देश दोनों देशों के बीच मामले को सुलझाने में लगे हुए हैं, लेकिन मामला ठंडा होने के बजाय गर्माता नजर आ रहा है। वहीं इस बीच अब रूस के करीब 2 लाख सैनिकों से चौतरफा घिरे यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से नई सुरक्षा गारंटी मांगी है। जेलेंस्की ने कहा कि वो चाहते हैं कि लगभग टूट चुके वैश्विक सुरक्षा ढांचे को ठीक करने के लिए नई सुरक्षा गारंटी दी जाए।
राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से मांग की है कि वो यूक्रेन के पूर्वी इलाके में खराब होते हालात के बीच रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाए। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति पुतिन ने व्यापक परमाणु अभ्यास की अगुवाई की, जिसके सहारे रूस ने अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया। सुपर पावर रूस ने यूक्रेन में जारी तनाव के बीच शनिवार को जमीन, हवा और समुद्र में महाविनाशक मिसाइलों की बारिश का अभ्यास करके पूरी दुनिया को दहशत में डाल दिया। वहीं दूसरी तरफ पोलैंड के पीएम ने यूक्रेन की मदद करने की बात कहते हुए कहा कि मुश्किल समय में यूक्रेन को हम रक्षात्मक हथियार देने पर विचार कर रहे हैं। इसके अलावा रूस के संग युद्ध के खतरे के बीच यूरोपीय संघ ने यूक्रेन के लिए मेडिकल उपकरण भेजे हैं। विवाद को खत्म करने की कोशिश में लगे यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को बैठक कर सभी मुद्दे सुलझा लेने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा। और बुलेटिन के आखिर में बात चुनाव प्रचार में मिलती बड़ी राहत के संकेतों की। यूपी में अभी 4 दौर के मतदान बाकी है और मणिपुर का चुनाव अभी बचा है। इस बीच चुनाव आयोग की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं उससे लग रहा है कि राजनीतिक दलों को जल्द बड़ी राहत मिलने जा रही है। चुनाव प्रचार पर लगी बंदिशें अब पूरी तरह से खत्म हो सकती हैं। ये सियासी दलों के लिए बड़ी खुशखबरी है। चलिए देखते हैं कि क्या है पूरी खबर। चुनाव आयोग ने यूपी के 4 चरणों के बचे मतदान और मणिपुर चुनाव को लेकर हालात की समीक्षा करनी शुरू कर दी है। चुनाव आयोग ने इस दिशा में तैयारी शुरू कर दी है। सभी चुनावी राज्यों से कोरोना संक्रमण की ताजा स्थिति की जानकारी मांगी है। इस दौरान जो स्थिति देखने को मिल रही है उससे साफ है कि चुनाव प्रचार पर लगी सभी पाबंदियां हटाने की तैयारियां हो गई हैं। राजनीतिक दलों को पहले की तरह रैलियां, सभा और रोड शो की अनुमति दी जा सकती है। अभी रैलियों और रोड शो की पूरी क्षमता से करने पर रोक है। सभाओं को मैदान की कुल क्षमता के 50% यानी आधी क्षमता के साथ करने की छूट है। इसके साथ ही पदयात्रा और घर घर जाकर प्रचार करने के लिए लोगों की तय सीमा को भी खत्म किया जा सकता है। अभी घर घर जाकर प्रचार करने के लिए सिर्फ 20 लोगों को ही इजाजत है। कोरोना संक्रमण की स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है। राज्य ने कोरोना से बचाव को लेकर लोगों पर कई प्रतिबंध लगाए थे, जो अब हटना शुरू हो गए हैं। कई राज्यों ने इसे हटाने का ऐलान भी कर दिया है। ऐसे में राजनीतिक दलों की ओर से भी कोरोना के चलते लगाए गए सभी प्रतिबंधों को हटाने की मांग उठने लगी है। चुनावी राज्यों में कोरोना संक्रमण की स्थिति पहले से ही दूसरे राज्यों के मुकाबले काफी बेहतर है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में इस समय हर दिन संक्रमितों की संख्या करीब 800 है। वहीं ठीक होने वालों की संख्या इससे दुगनी है। चुनाव आयोग से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक पूरी स्थिति की समीक्षा की जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी 4 चरणों का और मणिपुर में 2 चरणों के चुनाव होने बाकी हैं। गौरतलब है कि 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा के दौरान चुनाव आयोग ने रैली, जनसभाओं, रोड शो और बैठकों पर पूरी तरह से रोक लगा रखी थी। बाद में कोरोना के संक्रमण में जैसे जैसे सुधार हुआ, आयोग ने काफी ढील दे दी है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।